अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने क्विक सॉर्ट का एनालिसिस जो है उसकी डिटेल्स डिस्कस की थी और उसका वर्स्ट केस एनालिसिस और एवरेज केस एनालिसिस जो है वो आपके सामने मैंने रखा था और उसमें काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी। उसका मैथमेटिकल एनालिसिस थोड़ा सा ट्रिकी था, स्पेशली जो हमारा एवरेज केस एनालिसिस था। बट आई एम श्योर अगर आपने वो वीडियो गौर से देखी हो या एक दफ़ा नहीं तो 2-3 दफ़ा देखी हो तो आई होप को उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। अब आज जो है हमारा मौजू फिर चेंज होता है और अगेन सॉर्टिंग एल्गोरिथम एक डिस्कस करूँगा, लेकिन जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो हम डिस्कस करते हैं तो उसके पीछे कुछ मकसद होता है। सॉर्टिंग तो हमने सबको पता है कि क्या है, लेकिन हमने जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिस्कस किए हैं वो बेस्ड ऑन समथिंग किसी एक दूसरे से डिफ़र करते थे। उनका या एनालिसिस बड़ा डिफ़र करता था या उनके जो एल्गोरिथम की अप्रोच थी जिसकी वजह से रनिंग टाइम पे जो चेंजेस आती थी वो डिफ़र करती थी। किसी एल्गोरिथम का बेस्ट केस और एवरेज केस डिफ़र करता था, किसी में कुछ भी नहीं डिफ़र करता था, सारे टाइम सेम होते थे। किसी के बैक एंड पे कंप्लीट बाइनरी ट्री जनरेट होता था, किसी के बैक एंड पे कुछ नहीं था क्योंकि वो इटरेटिव एल्गोरिथम्स थे वगैरह वगैरह। तो मकसूद उसमें सिर्फ सॉर्टिंग नहीं समझना था। सॉर्टिंग तो हमें पता है कि किसे कहते हैं कि डाटा सॉर्ट हो जाए बस एंड में, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, लेकिन उसका जो पीछे क्रक्स है या एल्गोरिथम है और उसका एनालिसिस है वो हमारा मकसूद था। अब आज भी हम अगर ये एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं तो आज एक नया डायमेंशन में आपके सामने खोलूंगा सॉर्टिंग के पर्सपेक्टिव से, तो बात थोड़ी सी जो है ना आपको समझ में आ जाएगी कुछ देर बाद, 1-2-3 स्लाइड्स गुजरने के बाद। लेट्स स्टार्ट विद दिस एल्गोरिथम। लेकिन इस एल्गोरिथम से पहले एक थ्योरम जो है आपकी किताब का पेज नंबर 167 पे आप जाएंगे सेकंड एडिशन के, तो उस पर उसका प्रूफ वहाँ आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारा कंसर्न प्रूफ से नहीं है, हमने जो उसका कंक्लूजन है थ्योरम का, जो उन्होंने जो थ्योरम ड्रॉ किया है उसको हमने डिस्कस करना है कि वो क्या है। अच्छा, वो कहता है ये कि एक फिक्रे में कि एनी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, यानी तमाम वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो कंपैरिजन पे बिलीफ रखते हैं। कंपैरिजन का मतलब ये है कि कोई इफ शिफ उसमें लगी होती है, इफ ए आई इज लेस देन इक्वल टू ए आई प्लस 1, ऐसी कोई बात आपने लिखी है, या मतलब ये कि कोई कंपैरिजन उसमें ज़रूर हो रहा है, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग। तो अभी तक अगर आपने देखे, हमने जितने भी एल्गोरिथम देखे, अगर आप देखें तो उसमें समहाउ कहीं ना कहीं इफ ज़रूर लगी हुई थी, यानी कंपैरिजन उसमें ज़रूर होते थे। तो जाहिर बात है जब कंपैरिजन होते थे तो फिर वो उसके जो है ना उसका फ़लसफ़ा और होता है। अब ये बात करता है कि जितने भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम आप लिखेंगे यानी डिवाइस करेंगे, खुदा करे आज एक नया एल्गोरिथम डिवाइस करते हैं, लेकिन वो बेस करता है किसी कंपैरिजन के ऊपर, तो वो कहता है कि उसका वर्स्ट केस रनिंग टाइम ओमेगा एन लॉग एन होगा, यानी उसका कम से कम टाइम भी एन लॉग ऑफ एन लगेगा। उसका कहने का मकसद उसका ये है कि ये जो है आपका जो उसकी जो ग्रोथ रेट होगी वो एन लॉग एन होगी, यानी कि वो एन स्क्वेयर आपको पता है पैराबोलिक होता है, तो एन लॉग ऑफ एन भी रफली इसी तरह का प्लॉट होता है, यानी कि इस एन लॉग ऑफ एन से इसकी ग्रोथ को आप बेहतर नहीं बना सकते। इसके कहने का मकसद ये है, यानी कि आप उसको ऑर्डर ऑफ एन या लेट्स से ओमेगा एन या थीटा एन वगैरह ये नहीं आप कर सकते किसी भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम का रनिंग टाइम। ये थ्योरम, जाहिर बात है थ्योरम तो प्रूव्ड होता है, थ्योरम तो वैसे तो नहीं लिखा जाता, उसके पीछे पूरा फलसफा होता है, थ्योरी होती है, उसकी थ्योरम प्रूविंग हुई होती है। तो वो कहना ये चाह रहा है कि अगर तो आपने कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम कोई प्रपोज किया हुआ है तो उसमें तो बहुत भी आप जतन कर लें, बहुत भी जोर लगा लें, बहुत भी एफिशिएंसी डाल लें किसी एल्गोरिथम में, लेकिन उसका रनिंग टाइम यानी उसकी जो ग्रोथ रेट है वो एन लॉग ऑफ एन से बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, ये अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा क्लेम है, क्योंकि ये तो मतलब ये ना कि आपका लोग कहेंगे अच्छा ये तो मैं बैठता हूँ आज और मैं ऐसा एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करता हूँ कि जिसमें कंपैरिजन भी होगा दो नंबर्स का आपस में, लेकिन ये है कि साथ ही साथ उसका रनिंग टाइम भी मैं रिड्यूस करके दिखाऊंगा।
तो बहरहाल वो कहते हैं कि ये आप नहीं कर सकेंगे चाहे जो भी आप कर लें। बहरहाल इसका प्रूफ है, लिहाजा हम उस प्रूफ में नहीं जाते, हमें ये मानना पड़ेगा। अगर तो ये इसके पीछे मैथमेटिकल प्रूफ है तो वी हैव टू एग्री विद दिस फिलॉसफी दैट इन वर्स्ट केस कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का रनिंग टाइम ओमेगा एन लॉग ऑफ एन से आप बेहतर नहीं बना सकते। ठीक है ना जी। अच्छा अब जब ये थ्योरम हमने पढ़ लिया या समझ लिया तो इससे काउंटर क्वेश्चन ज़हन में उठता है, और वो काउंटर क्वेश्चन ज़हन में ये उठता है कि आया कोई ऐसा एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है जो कि कंपैरिजन पे बेस न करता हो, यानी ऐसा कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसमें सिरे से कोई इफ ही ना लगी हो, कोई कंपैरिजन ना हो, किसी नंबर्स का आपस में जो है ना कंपैरिजन किए बगैर ही डाटा सॉर्ट हो जाए। तो देखें, अव्वल तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये ज़हन नहीं मानता ये फ़लसफ़ा कि कैसे एक एल्गोरिथम, एक एरे मुझे आप देंगे या लिंक लिस्ट देंगे या कोई भी डाटा स्ट्रक्चर में डाटा देंगे और आप मुझे कहेंगे कि सर इसको आप सॉर्ट कर दें जो है ना विदाउट एनी कंपैरिजन, यानी आपने कोई आपस में नंबर्स को एक दूसरे के साथ जो है ना कंपेयर नहीं करना, यू डोंट नीड टू कंपेयर द डाटा, तो वो आप इसके किए के बगैर ऐसे कर लें। तो देखें, ये लॉजिकली ये सेंस नहीं बनाती ये बात, यानी ये इस पे हम कन्विंस नहीं होते कि आया सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि कंपैरिजन पे सिरे से बिलीव ही नहीं करते, यानी डाटा सॉर्ट भी कर लें और कोई सिरे से इफ स्टेटमेंट ही आपके पूरे कोड में ना हो। तो ये ज़हन वैसे मानता नहीं है ये बात कि डाटा को एक दूसरे से कंपेयर किए बगैर कैसे आप सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है ना जी। लेकिन ये जो आज हम ये जो एक थ्योरम आपके सामने मैंने रखा है, ये थ्योरम ये कहता है कि जितने भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आज तक वजूद में आ चुके हैं वो जो है उसका रनिंग टाइम की ग्रोथ कम से कम ओमेगा एन लॉग ऑफ एन होगी, यानी और ज़्यादा, यानी इससे आप इसको बेहतर नहीं बना सकते। तो अब वो उसकी बुनियाद पे मैंने ये दो सवाल उठाए कि फिर आया पहला सवाल कि आया नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम फिर एग्जिस्ट करते हैं। जब आपने कंपैरिजन बेस्ड की बात की है तो इसका तो ज़हन एक तरफ चला जाता है कि नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी हो सकते हैं कि नहीं, एक सवाल। और लेट्स से अगर उसका जवाब मैं दूं यस कि यस हो सकते हैं, तो फिर उस पर तो ये थ्योरम लागू ही नहीं होता, क्योंकि फिर तो आप कह सकते हैं कि ये थ्योरम तो ये कह रहा है कि एनी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज़ द वर्स्ट केस रनिंग टाइम। नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का तो इसका मतलब है कि टाइम फिर मैं इस एन लॉग ऑफ एन से उसकी ग्रोथ को बेहतर बना के बिग ओ ऑफ एन या ओमेगा एन बना सकता हूं। तो ठीक है, फिर हम कहेंगे कि हाँ, अगर तो हमारा जवाब यस है कि कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम्स के अलावा नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर उसका रनिंग टाइम तो आज़ाद हो गया, फिर उसके लिए तो कोई थ्योरम है नहीं या हमने पढ़ा नहीं है या है नहीं जिससे हम कह सकें कि इसका रनिंग टाइम इससे बेहतर भी हो सकता है कि नहीं। बहरहाल आज का जो लेक्चर है उसकी सारी डिबेट जो है वो इस पर है, और फिर उसके अगेंस्ट में आपको आज एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम नया पढ़ाऊंगा, काउंटिंग सॉर्ट, जिसमें इन बातों का जवाब आपको मिलेगा। अच्छा, तो वही बात ये कर रहा है कि द लोअर बाउंड इम्प्लाइज दैट इफ वी होप, हमें अगर ये उम्मीद हो कि वी नीड टू सॉर्ट द नंबर्स फास्टर देन ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन कर पाएंगे, तो हम कहते हैं कि वी कैन नॉट डू इट, हम ये नहीं कर सकते बाय मेकिंग कंपैरिजंस अलोन, यानी ये ऐसा नहीं हो सकता, इससे बेहतरी नहीं ला सकते आप कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम में। तो फिर अगला सवाल जो मैंने उठाया वो यही पूछता है कि इज इट पॉसिबल टू सॉर्ट विदाउट मेकिंग कंपैरिजंस, ये भी आया मुमकिन है कि हो सकता है कि नहीं। तो बहरहाल इसका जवाब जो है वो आपको मैं आगे देता हूं, और वो कहता ये कि द आंसर इज यस, कि हमारे पास ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम वजूद में आ सकते हैं जिसमें डाटा सेट को आपस में उसके किसी डाटा को कंपेयर किए बगैर डाटा को सॉर्ट कर दिया जाए। यस, दिस इज पॉसिबल, लेकिन वो कहता ये है आगे साथ कि बट ओनली अंडर वेरी रिस्ट्रिक्टिव सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस या रिस्ट्रिक्शंस हमने लगानी होंगी, और वो रिस्ट्रिक्शन या सर्कमस्टांसेस क्या हैं वो आज अभी मैं आपको बता भी दूंगा ये काउंटिंग सॉर्ट के एल्गोरिथम में कि वो क्या है।
लेकिन ये कि नतीजा ये निकला अब तक की डिस्कशन का कि अगर तो आप वो रिस्ट्रिक्शन यानी डाटा सेट में वो रिस्ट्रिक्शंस आपको एक्सेप्टेबल है, या कोई क्लाइंट आपको एक ऐसा डाटा देता है जो ये आपके साथ ये रिस्ट्रिक्शंस मानने को तैयार है, तो फिर आपको यू शुड नॉट गो फॉर ट्रेडिशनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। नतीजा ये निकला, देन यू शुड नॉट गो फॉर मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, एक्सचेंज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्योंकि वो सारे कंपैरिजन बेस्ड हैं जितने भी पढ़े हमने, और उनका रनिंग टाइम याद रखिए कि ओमेगा एन लॉग ऑफ एन से बेहतर हो नहीं सकता, ये थ्योरम कहता है, उसका प्रूफ मौजूद है आपका पूरा किताब में। तो फिर हमें नेचुरली जो है ना उसके ऊपर ये एल्गोरिथम, ऐसे एल्गोरिथम अप्लाई करने चाहिए, क्योंकि जो नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम होते हैं तो वो कहता है कि वो क्लेम करते हैं कि वो हम इस ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन से बेहतर टाइम भी आपको दे सकते हैं। तो अगर बेहतर टाइम आपको मिलता है तो वाई यू शुड गो फॉर एन एक्सपेंसिव एल्गोरिथम, यू शुड गो फॉर द बेस्ट वन। तो अब आज की जो डिस्कशन है, इसकी डिबेट जो है हम यहाँ पे करेंगे इस एल्गोरिथम में कि ये कैसे मुमकिन है और कैसे इसका रनिंग टाइम फिर हम रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अब जब ये सारी बातें हो गई तो काउंटिंग सॉर्ट पहले से मैं तमहीदन आपको बता दूं ताकि आप ज़हनन तैयार हो जाएं कि काउंटिंग सॉर्ट जो है ये नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, इसमें हम अभी पढ़ेंगे एक मिसाल, पहले मैं आपको कराऊंगा, एल्गोरिथम बाद में पढ़वाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा आपको कुछ समझ नहीं पड़ेगी, तो इसलिए एग्जाम्पल से मैं शुरू करूंगा, फिर एल्गोरिथम और फिर उसका एनालिसिस। ठीक है ना जी, मैथमेटिकल एनालिसिस। तो इस तरह से मैं चलूंगा। लेकिन जब मैंने ये कह दिया कि ये नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, तो फिर इसका रनिंग टाइम आप एज्यूम फिलहाल कर सकते हैं कि उसकी ग्रोथ रेट जो होगी वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन से फिर बेहतर होगी। एंड यस, फिलहाल आप मान लें मेरी बात, आगे हम प्रूफ कर लेंगे कि इसकी ग्रोथ रेट इवेंचुअली हम देखेंगे कि ऑन लॉग ऑफ एन से बेहतर हो जाएगी, और इट विल बी ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है ना जी। और तो जाहिर बात है एन लॉग ऑफ एन कहाँ, एन स्क्वेयर के एल्गोरिथम आपने पढ़े, इंसर्शन सॉर्ट वर्स्ट केस में, और सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, जिनका रनिंग टाइम वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर जाता है। और कहाँ फिर आपने उससे थोड़ी सी बेहतरी की, किस जगह पे, जब क्विक सॉर्ट का एनालिसिस जिसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है ना, वो इंटीग्रेशन सारी मैंने आपको दोबारा रिवाइज करा के उसका एनालिसिस किया था। और कहाँ हमने फिर मर्ज सॉर्ट देखा जिसका रनिंग टाइम भी एन लॉग ऑफ एन में जाता था। और कहाँ अब हम ये बात कर रहे हैं कि नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम एन लॉग ऑफ एन से भी मुझे बेहतर कर देंगे, यानी कि उनका रनिंग टाइम लीनियर इन नेचर हो जाएगा, और यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डर ऑफ एन या ओमेगा ऑफ एन जो है वो होगा। ठीक है जी। बाल अब आते हैं काउंटिंग सॉर्ट के, ये क्या कहता है। देखिए, ये रैंक्स पे बिलीव करता है। रैंक्स जैसे आप फौज में देखते हैं, आर्मी में उधर रैंक्स का तस्वर है, एक है जिन्हें लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, ये रैंक्स होते हैं। ठीक है ना जी। तो वो रैंकिंग पे चलता है, और वो कहता ये है कि जो सबसे बड़ी रैंक वाली वैल्यू होगी वो आपको पहले आइडेंटिफाई करनी होगी डाटा सेट में से। ठीक है, और फिर उसके अगेंस्ट कहता है मैं एक टेम्पररी डायनेमिक एरे बनाऊंगा जिसमें मैं उस रैंक के हिसाब से तमाम नंबर्स की फ्रीक्वेंसीज गिन लूंगा कि कौन सा नंबर कितनी दफ़ा आया है, और उन फ्रीक्वेंसीज के साथ फिर मैं प्ले करके जो डाटा सेट में डाटा है उसको एक्चुअल एरे में या दूसरी एरे बना के उसमें मैं उसको अकॉर्डिंग टू देयर रैंक प्लेस कर दूंगा। जब ये प्लेसिंग मैं करूंगा तो उसका क्लेम ये है कि मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा, और मुझे किसी कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वो कैसे नहीं पड़ेगी वो इंशाल्लाह मैं मिसाल आपके सामने रखता हूँ तो उसमें समझ जाएंगे आप। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। वो कहता है वी विल कंसिडर काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम दैट इज फास्टर एंड वर्क बाय नॉट मेकिंग कंपैरिजन्स। तो कंपैरिजन्स ये नहीं करता, और कहता है ये एज्यूम करता है कि द नंबर्स टू बी सॉर्टेड आर इन द रेंज 1 to k, यानी ये रेंज होगी ना, ये के रेंज होगी 1 से k तक। जैसे आर्मी में मैंने कहा रैंक होते हैं, लेट्स से लेफ्टिनेंट से ऑफिसर का रैंक शुरू होता है, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक। तो इसी तरह डाटा भी जो है ना 1 to k, k की कोई वैल्यू होगी, मतलब 13, 19, 99 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो देखते हैं अभी। एंड द बेसिक आइडिया इज टू डिटरमिन द रैंक ऑफ ईच नंबर इन द सॉर्टेड एरे। हमें उसका रैंक आइडेंटिफाई करना होगा। एंड द रैंक ऑफ आइटम इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर लेस देन और इक्वल टू इट। तो अगर k 13 है, रैंक k की वैल्यू, तो हमने ये बताना होगा कि 13 से
कितने कम एलिमेंट्स इस एरे में पड़े हैं। ये यानी कि रैंक डिसाइड कर लेगा कि अच्छा 6 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। जो मैंने अभी फ्रीक्वेंसी की बात की, तो हम बेसिकली नंबर्स की फ्रीक्वेंसी गिन के वो जो है वो स्टोर कर लेंगे और उस फ्रीक्वेंसी को फिर इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करके एक्चुअली जो डेटा है उसको सॉर्ट कर लेंगे। तो वो आगे यही कह रहा है कि वंस वी नो द रैंक्स, हमें रैंक का पता चल गया, तो वी सिंपली कॉपी द नंबर्स ऑफ दियर फाइनल पोजीशंस इन आउटपुट एरे, और वो जो आउटपुट एरे होगी फाइनली वो होगी सॉर्टेड। ठीक है जी। अच्छा, अब वो इसको चलाते हैं। वो कहता है मैं एल्गोरिथम के लिए 3 एरेज यूज़ करूँगा। एक तो पहली एरे जिसमें इनिशियल इनपुट होगा ना, मेरे पास एक एरे ए, उसको हम नाम देते हैं, n एलिमेंट्स हैं उसमें, इनिशियल इनपुट उसमें मैंने ले ली यूज़र से, उसने जो दिल किया, जो मर्जी है जो है उसमें डाटा इसने इनपुट कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद मैं कहता हूँ कि वो एक टेम्पररी एरे, आउटपुट एरे हम बनाते हैं, यानी एक बी एरे होगी जिसमें फाइनली ये इनिशियल इनपुट का सॉर्टेड आउटपुट, यानी सॉर्ट होने के बाद सॉर्टेड आउटपुट जो है ना वो आपका वो इसमें आ जाएगा। और एक सी एरे होगी जो कि रैंक्स, यानी उसका जो रेंज होगी वो 1 से k तक होगी, एंड इट्स एन एरे ऑफ इंटीजर्स। और सी की किसी लोकेशन x पे इट इज़ बेसिकली विल बी रिप्रेजेंटिंग द रैंक ऑफ x इन ए, यानी कि इस पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो उसका रैंक बताएगी कि कितने एलिमेंट्स तुमसे लेस हैं या बराबर हैं। ठीक है। और x बिलोंग्स टू बेसिकली 1 to k, इस रेंज में वो x हमारा होगा। अच्छा, अब ये बात थोड़ी सी मिसाल देंगे तो थोड़ा समझ और आ जाएगी अच्छी कि ये रैंक्स की एरे क्या है और ये ए बी एरे क्या है। तो मिसाल लेके चलते हैं। अच्छा, अब ये सामने मैंने आपके एक एरे बनाई है, ये इनिशियल एरे है। ठीक है ना जी, जिसमें यूज़र ने इनपुट लिया है और ये आप देख लें कि इसमें ये मुख्तलिफ नंबर उसने इनपुट कर दिए हैं। अब इसमें करना आपने ये कि इसमें से रैंक निकालना है ना, कि मैक्सिमम रैंक किसका है, ये मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इसमें। तो वो आप ज़रा आंखों से देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें 7 है। लेकिन अगर मैं ज़रा मतलब ये तो एल्गोरिथम है ना, तो मशीन पे जब मैं कोड लिखूंगा तो मैं तो कोई ऑटोमेटिक वे निकालूंगा ना इसका कि भाई मुझे रैंक कैसे पता लगेगा। यानी रैंक के जो हमने कहा कि उसको k वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे, k इज इक्वल टू 7, k इज बेसिकली द रैंक। ठीक है। तो 7 इसने इसको देख के निकाला, लेकिन देख का मतलब ये है कि मैं इस पे एक स्कैन करूंगा इस एरे पे और मैं इसमें से मैक्स निकाल लूँगा, मैक्स वैल्यू क्या है। तो मेरा ख्याल है ये तो टास्क आप डाटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग के कोर्स में कर चुके हैं कि मैं आपको एक एरे दे दूँ और उसमें से कहूँ कि जनाब ये मैक्सिमम इसमें मुझे निकाल के दो, तो मैक्सिमम आप मुझे निकाल के दे देंगे। और मैक्सिमम निकालने का जो टाइम आपका होगा वो आपका θn टाइम होगा। ये भी आप समझते हैं, अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता क्योंकि हम एरे डाटा स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो θn लगाए, हाँ ओमेगा n क्यों नहीं होगा, बिग ऑफ n क्यों नहीं होगा, अब ये बातें मैं नहीं बताऊंगा, ये अब आपको समझ आ चुकी हैं कि वाई आई एम राइटिंग θn। ठीक है। अच्छा, θn टाइम आपको लग गया बेसिकली किस में, आपने इसमें से मैक्स निकाल लिया। मैक्स निकालने के बाद आपने उसको रैंक जो है ना इधर के 7 इसको रैंक मिल गया क्योंकि मैक्सिमम 7 ही निकलेगा इससे। आपने डायनेमिकली एक एरे बना ली, डायनेमिकली आपने एक एरे क्रिएट कर दी और उसका साइज आपने 7 रख दिया, क्यों, क्योंकि रैंक आपका 7 आया है। ठीक है, क्लियर हो गया जी। ये आपका जनाब इनिशियल स्टेज सेट हो गया है इस एल्गोरिथम का। शुरू में आपने जो कहता है ना, जैसे प्री प्रोसेसिंग कहा जाता है, एडवांस कोर्सेज में जाके इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, जब इमेज प्रोसेसिंग या इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे कोर्सेज में, तो वहाँ आपको कुछ एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाएगी कि प्री प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिथम से ये होता है कि आप डाटा को अपने जो मकसूद है जो आपका उस मकसद के करीब ले आते हैं, फिर उस पर आप एक्चुअल प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, प्री प्रोसेसिंग क्या किया कि हमने इस डाटा में से मैक्सिमम निकाल के उस मैक्सिमम साइज को ज़हन में रखते हुए हमने डायनेमिक एक एरे जो है वो क्रिएट कर दी, सी एरे। ठीक है। अब ये एरे क्या करेगी, तो ये अब आपको मैंने जो इशारा किया था शुरू में लेक्चर में कि इसमें मैं फ्रीक्वेंसी काउंट स्टोर करूँगा कि 7 कितनी दफ़ा आया है, तो वो वैल्यू 0 से रिप्लेस होगी। यानी इनिशियलाइज मैं इस एरे को 0 से कर दूंगा और बाद में इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करूँगा कि 7 कितनी दफ़ा आया है, तो 7 का काउंट है यहाँ 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो इवेंचुअली ये 0 रिप्लेस होगा 2 से।
इसी तरह फिर 6 कितनी दफ़ा आया है, फिर 5, फिर 4, फिर 3, क्योंकि इससे अलावा तो कोई वैल्यूज़ मुमकिन नहीं है ना हो सकती है रे में, क्योंकि आपने मैक्सिमम जब रैंक निकाला है तो इसका मतलब है कि आपकी रेंज क्या हुई। लेट्स से अगर हम 1 से शुरू कर रहे हैं, अगर 0 से भी शुरू करते हैं आपके कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर 1 से कर रहे हैं तो 1 से 7 का मतलब है कि आपके पूरे डाटा सेट में जो वैल्यूज़ हैं उनकी रेंज ये है कि 1 से 7 तक क्लोज्ड इंटरवल, यानी इंक्लूसिव ऑफ 1 एंड इंक्लूसिव 7। ठीक है, यानी आपका डाटा जो है ना वो इसमें कंक्लूड आपने किया कि 1,7 इन क्लोज्ड इंटरवल है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा उसकी फ्रीक्वेंसी अब कैसे करेंगे वो अगली स्लाइड में देख लें। देखें 7 आया, आप वैल्यू उठाई 7, वो बनी इस सी अरे का इंडेक्स, और उस इंडेक्स पे आपने जनाब एक काउंट प्लस प्लस कर दिया, यानी उस इंडेक्स की वैल्यू जो भी थी पुरानी वो 1 हो गई। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या किया, नेक्स्ट आइटम उठाया 1 के बाद आप 1th इंडेक्स पे गए, उस वैल्यू को 0 था उससे आपने उसको 1 बना दिया, यानी अब आप इस पूरी एरे पे एक स्कैन कर रहे हैं। स्कैन कर किस लिए कर रहे हैं कि आप बेसिकली नंबर्स का फ्रीक्वेंसी काउंट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से 3 आएगा, 3 जो है वो आपकी जो है ना उस 3 इंडेक्स पे गए, ये 1 हो गया। फिर नेक्स्ट में आपने इंडेक्स में जनाब 1 आया, 1 से आप 1th इंडेक्स पे गए, देखें अब ये 2 हो गया, क्योंकि ये लास्ट टाइम आपने एक 1 रीड किया था इधर, उसने 0 को 1 किया था 0 से, और जब ये दूसरा 1 मिला तो अब उसने उस 1 को यहाँ से रिप्लेस करके जो है ना जो पहले 1 था उसको यहाँ पे रिप्लेस करके 2 बना दिया। ठीक है, इसी तरह फिर 2 आया तो 2 इंडेक्स पे गए, वहाँ पे उसको उसने एंट्री 1 की, ये देखें आगे आ गया है यहाँ पे। फिर जनाब अगली फाइनली जो है ना इस तरह चलेंगे 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 इन सब के लिए ये आपकी एरे अपडेट होती जाएगी हर इंडेक्स पे वैल्यू, यानी बेसिकली उसकी वैल्यू इसका इंडेक्स बन रही है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि एरे ए की जो वैल्यू है, यानी जो उस एरे की इंडेक्स पे बैठी है वो वैल्यू यहाँ पे एरे सी का इंडेक्स बन रही है, और एरे सी के इंडेक्स पे फिर जनाब आप क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को एक प्लस प्लस कर रहे हैं, यानी कि उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, और उसको जो है तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं आप, ये बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं। ठीक है ना जी, आप जो है ना हर एक एलिमेंट को गिन रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को पिछली फ्रीक्वेंसी जो उसकी वैल्यू आई है उसके साथ जमा करते जा रहे हैं। तो बहरहाल ये अगर चलेंगे आप इवेंचुअली तो फाइनली आपके पास इससे ये एरे बन जाएगी। ठीक है जी, तो अब अगर इसको आप गौर से देख लें तो 7 इंडेक्स पे 2 क्यों पड़ा है, क्योंकि 2 दफ़ा 7 इसको ऊपर मिला था। अच्छा 4 पे 2 क्यों पड़ा है कि 4 भी इसको 2 दफ़ा मिला है। ठीक है ना जी, इस एरे में 6 पे 0 क्यों पड़ा है, क्योंकि 6 इसको पूरे डाटा में जाते जाते मिला ही नहीं है, तो उसकी एंट्री वो इनिशियल 0 की 0 ही रही। ठीक है, तो बेसिकली अब अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो सी एरे है, दिस एरे इज बेसिकली अ फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ ईच ऑफ द वैल्यू ऑफ एरे ए। ठीक है, मैं कह सकता हूँ ऐसे कि ये जनाब ये दिस इज द फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ ईच ऑफ द वैल्यू ऑफ एरे ए। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी काउंट आपने निकाल दिया। अच्छा अब मैंने इसको क्या किया कि फ्रीक्वेंसी काउंट का मैंने के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है इस सब डाटा की। ठीक है, क्यूमुलेटिव CGPA होता है ना, एक SGPA होता है, क्यूमुलेटिव GPA होगा, तो क्या होता है वो पिछले सारे GPAs को लेता है, उसकी एवरेज निकालता है। तो मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट अगर चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस 2 + 2 करके 4 इधर स्टोर करूँगा। ठीक है, फिर 4 + 2 करके 6 ले आऊँगा, पिछली सारी फ्रीक्वेंसीज को जमा करके इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, और फिर इधर वो अपडेट कर दूँगा, यानी 6 यहाँ तक आ गया पीछे 3 तक, और ये 2 जमा हो गया तो 8 आ गया। फिर इस पिछले सारे 8 के साथ जब 1 जमा करूँगा तो 9 आ जाएगा, फिर 9 के साथ 0 तो 9, और 9 के साथ 2 तो 11। तो ये जो है ना मेरे पास एरे जो है ना इट्स बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ एन एरे। ठीक है ना जी, ये आपने इस सी एरे बना दी। लेकिन ज़रा आप गौर से मेरी बात सुने कि ये मैंने क्यों किया है। और इसके लिए आप इसने लिखा है कि कोई मसला नहीं है, आप सिंपल ये फॉर लूप इस्तेमाल कर लें।
2 to 7 चला लें और 2 to 7 क्या करें कि वो इस जो इंडेक्स आई है उसमें उसकी अपनी वैल्यू जमा पिछली वैल्यू, तो जब ये हर इंडेक्स पे आप करेंगे तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम आगे ट्रैवल करेगा, जमा होता जाएगा, ठीक है ना जी। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये हुआ क्या है, ये हुआ ये है कि अब मुझे बहुत गौर से सुनना है, ये इंडेक्स 3 पे 6 क्यों आया है। इसका मतलब ये है कि 6 एलिमेंट ऐसे हैं आपके एरे में जो कि लेस देन आर इक्वल टू 3 हैं। देखें आपकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी काउंट वाले टेबल में 3 वैल्यू 3 ऊपर के एरे में कितनी दफ़ा आई है, 2 दफ़ा। 2 कितनी दफ़ा आया, 2 दफ़ा। 1 कितनी दफ़ा आया, 2 दफ़ा। तो टोटल 6 वैल्यू ऐसी हैं जो 3 से क्या है, लेस हैं या बराबर हैं। यानी ये भी हो सकता है कि मल्टीपल काउंट्स मल्टीपल वैल्यूज सेम की हो, जैसे 3 की भी हैं। देखें 3 2 क्यों है, क्योंकि 3 यहाँ पे एक दफ़ा इधर आया और एक दफ़ा इधर आया। तो मैं ये कहूँगा ना कि ये 6 में 2 दफ़ा तो इस 3 का काउंट ही शुमार है, 2 दफ़ा इसका शुमार है और 2 दफ़ा 1 का शुमार है। तो लेकिन मैं अगर पढ़ूंगा इसको तो ऐसे पढ़ सकता हूँ ना कि this 6 means that there are 6 elements in this array which are less than or equal to 3। ये मतलब इसका निकल आएगा 6 एलिमेंट्स। अच्छा जब ये मतलब निकल आ गया तो अब बड़ा गौर से मुझे जवाब दें। अगर मैं एक टेम्पररी दूसरी एरे बी बना लूँ, ठीक है, और उसमें भी 1 से लेके यही 11 तक इंडेक्स हों जो, और उसमें मैंने जो सॉर्टेड आउटपुट रखना है लेट से वो आगे आ भी रहा है, एरे बी है लेट से, उसमें मैं कह रहा हूँ कि 6 एलिमेंट्स आर लेस देन आर इक्वल टू 3, ठीक है। तो छठे इंडेक्स पे मैं 3 रख सकता हूँ कि नहीं, इस एरे की रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप मुझे खुद कह रहे हैं कि 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो इस ऊपर वाली ओरिजिनल एरे में जो 3 से लेस हैं या बराबर हैं। जो 3 से अगर लेस है तो सॉर्टेड आउटपुट में तो वो यहाँ ही आएंगे ना, इससे पीछे पीछे इस जगहों पे आएंगे अगर 3 से छोटी वैल्यूज, और अगर 3 के बराबर भी है तो अगला 3 यहाँ आएगा। जैसे अगर 2 3 हैं तो आउटपुट एरे में 2 3 ऐसे आएंगे और यहाँ पे 3 से छोटी वैल्यूज 2 है या 1 है या ऐसी चीज़ें आएंगी। इसका ये मतलब है ना, यानी ऊपर एरे में अगर आप देखें तो 1 1 आएगा, ठीक है ना जी, और फिर जनाब आपके पास 2 आएगा जनाब, इस तरह आपकी जनाब ये वैल्यूज ऐसे चलती जाएंगी, ठीक है। अच्छा अब जब ये आप काम कर लेंगे कि 3 से वैल्यूज इससे 6 या 6 वैल्यूज ऐसी हैं जो क्या हैं, एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 3 से लेस या बराबर हैं, तो जाहिर बात है 2 आपके 3 आ जाएंगे, 2 आपके 2 2 आ जाएंगे उनकी कोएफिशिएंट, और 2 आपके 1 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 5 इंडेक्सेस हैं, अगर लेट्स से 1 2 3 4 5 और ये छठी है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि आंखें बंद करके आप विदाउट एनी मेकिंग कंपैरिजन अगर इस 3 को आप उठा के इसमें रख दें तो ये तो अपनी जगह सही प्लेस हो गया ना। फिर इसके बाद अगली वैल्यू उठाएं और उसको भी इसी तरह प्लेस करें, इन सारी वैल्यूज़ को ऐसे ऐसे, तो ये एरे आपकी इवेंचुअली सॉर्ट हो जानी चाहिए विदाउट एनी मेकिंग कंपैरिजन्स। अब ये बात थोड़ी अगर मुश्किल है या हजम नहीं हुई आपको आसानी से, तो अब इस बात को आगे मैं एक तस्वीर से फिर समझाता हूँ कि ये तो आपको समझ आ गई बात कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे ये बताएगा, जिस मसलन अगर मैं 9, इस 9 का क्या मतलब होगा कि 9 एलिमेंट्स ऐसे हैं इस एरे में जो कि लेस या बराबर हैं 6 से, ठीक है। 9 एलिमेंट्स उनका काउंट है ना ये फ्रीक्वेंसी, यानी 9 एलिमेंट्स टोटल ऐसे हैं जो कि 6 से छोटे या बराबर हैं, और वो सही है क्योंकि ये पिछली वाली वैल्यूज़ में जो ये फ्रीक्वेंसी काउंट पड़ा है ओरिजिनली वो वही है ना जो कि 6 से छोटे हैं ये सारे, ठीक है। तो ये देख गिन लेना 2 4 6 7 8 और एक 9, तो 9 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 6 से छोटी या बराबर हैं। तो अब इसी फ़लसफ़े को लेके चल के वो यही कर रहा है जो अभी मैंने ये सारी बात की अभी स्लाइड में देखें। उसने एरे आपने ओरिजिनल मुझे ये एरे दी थी, ठीक है। ये ओरिजिनल एरे जो है ना आपने उसको फिल कर दिया, डाटा ले लिया 1 से n तक। अब बी जो आउटपुट एरे है इसको अब हमने वो फिल करना है, वो जो सॉर्टेड आउटपुट आएगा। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा ना कि जो 3 हैं यानी जो 6 एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, लेस देन और इक्वल टू 3 हैं। तो 6th इंडेक्स में तो मैं 3 रख सकता हूँ,
ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि पहला एलिमेंट, अब इस एरे को आप स्कैन कर लें, बेशक यहाँ से यहाँ कर लें, यहाँ से यहाँ कर लें, ये फॉर द सेक ऑफ जस्ट चेंज वो एंड से उठा रहा है कि 3 पे आया तो 3 वैल्यू 3 है। वैल्यू 3 बनी थी ना, आपने टेम्परेरी एरे में इंडेक्स बनाया था ना उसको, इधर सी का, सी में रैंक्स थे, फ्रीक्वेंसी काउंट था। तो 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा था, फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी 6। तो ये वैल्यू 3 यहाँ से आके 6 मिला, और 6 की बुनियाद पे वो इस आउटपुट एरे के 6th इंडेक्स पे चला गया, इस 6 को देख के, और वहाँ जाके उसने ये वाला 3 स्टोर कर दिया। ठीक है, और ये कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने खुद कहा है कि 6 एलिमेंट्स आर लेस देन आर इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा ये जब काम कर लिया तो अब एक काम उसने और किया कि इस 6 को एक माइनस माइनस करके 5 कर दिया। वो क्यों? वो क्यों कि अगर 3 की दूसरी एंट्री आई और वो भी यहाँ रखने बैठेगा तो वो भी 6 इंडेक्स पे आके बैठने की कोशिश करेगा, जबकि वो वाला 3 नहीं है, वो एक दूसरा 3 है जो यहाँ आपको मिलेगा। तो फिर आपको उसको यहाँ बिठाना होगा इसके साथ। तो उसके लिए फिर आपने उस फ्रीक्वेंसी काउंट को एक 6 से 5 किया, ताकि जब ये 3 रीड होगा और वो भी इसी इंडेक्स पे मैप करेगा, इंडेक्स 3 पे, इसी तरह जैसे इस 3 ने मैप किया है, तो यहाँ पे उसको 6 के बजाय 5 वैल्यू मिलेगी, तो वो 5 पे जाके बैठ जाएगा, 5th इंडेक्स पे बैठ जाएगा। तो मेरी बात अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या करूँ। अच्छा, इसके लिए ये अगर आप गौर करें ना, इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में मैंने वही कहा ना कि कंपैरिजंस पे तो बेस नहीं करता, तो ये बेसिकली इंडिसेस के साथ प्ले कर रहा है। ये अगर आप गौर करें, सारी गेम ये एरे के इंडिसेस के साथ कर रहा है, फ्रीक्वेंसी काउंट और एरे के इंडिसेस, उसका इंडेक्स वैल्यू, इसकी वैल्यू उसका इंडेक्स बन जाती है इवेंचुअली। बस सारा, अगर आप लुब्बे लुबाब सुनना चाहते हैं तो वो सारी गेम ये कर रहा है, इसमें और कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, अब जब इसको ज़रा देखें कि इस तरह से आप चलते जाएं। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट भी ये भी ज़रा प्रोग्रामेटिक स्टेटमेंट आगे जब मैं लिखूंगा तो मैं अभी से बता देता हूँ। देखें, A11 पे आप खड़े हैं, A11 में क्या पड़ा है, 3, ये 3 है ना, ये 3 आपने A11 इसकी जगह ले आया, A11 की जगह 3 आ गया, तो ये C का इंडेक्स बना, C का इंडेक्स बना कि नहीं? ठीक है ना जी, ये C का इंडेक्स 3 है ना, तो ये ना A11 3 है ना, तो C3 पे क्या वैल्यू है, 6, तो वो 6 इंडेक्स बना B का। ठीक है, तो B एरे में देखें 6 इंडेक्स पे, और उसमें आपने क्या डाल दिया, स्टोर कर दिया ये 3, ये वाला 3। तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, यहाँ से होते हुए B6 में इवेंचुअली 3 आ गया। ठीक है, तो वो जब एल्गोरिथम मैं लिखूंगा और उसमें ये असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखूंगा, तो आई होप कि वहाँ पे आप ये बात समझ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो बहरहाल आप ज़रा अगर 3 के बाद चलते हैं, तो अब 3 के बाद क्या वापस हो इधर आ जाएं 4 पे अगली दफ़ा। अब इन सब वैल्यूज़ को हम पास करेंगे ना, एक दफ़ा विजिट करके इनको अपनी अकॉर्डिंग टू दिस एरे सी इनको प्लेस करेंगे अपनी लोकेशंस में। तो अब आते हैं जी 4 पे, 4th इंडेक्स पे चले जाएं आप, वहाँ पे क्या पड़ा, 8। तो 8 एलिमेंट ऐसे हैं जो 4 से छोटे हैं, बराबर है, तो 8th इंडेक्स पे चले जाएं आप। 8th इंडेक्स पे आया और वहाँ पे आपने वो 4 रख दिया, और एक इसको डिक्रीमेंट कर लें, 7, 8 से 7 बनाए। वो इसलिए कि वो मैंने आपको कहा कि अगर दोबारा कहीं 4 आया, जो कि है इसमें यहाँ आएगा, तो उसको फिर इस 7th इंडेक्स पे बैठना चाहिए, तो उस वक्त इसको तैयार 7th इंडेक्स ही मिलेगा। ठीक है, ये 8 से एक माइनस में, यानी मुख्तसरन ये कि सी एरे के किसी इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है फ्रीक्वेंसी काउंट, अगर एक दफ़ा वो आपने उसको यूज़ करके आउटपुट एरे बी में उसको डाल दिया है उस वैल्यू को, तो एक दफ़ा उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दें, क्योंकि एक काउंट चला गया है, एक फ्रीक्वेंसी चली गई है उस नंबर की, एक्चुअल एरे जो आउटपुट एरे है, और बाकी रह गई हैं, तो जब वो प्रोसेस होंगी तो वो भी चलती जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो अब इस तरह से जब आप 2 पे आएंगे इवेंचुअली, तो 2 से जनाब इधर आए, ऐसे इंडेक्स 2 पे 4 पड़ा है, वो इंडेक्स बना इसका, उस पर आपने वो 2 रख लिया और इसको एक डिक्रीमेंट करके 3 बना दिया। और डिक्रीमेंट की लाइन भी बड़ी स्ट्रेट है, ये तो लाइन मैं समझा चुका हूँ। डिक्रीमेंट की क्या है कि आप A9 इंडेक्स बना C का, उस पर जो काउंट पड़ा है उसको एक डिक्रीमेंट करके इसमें स्टोर कर दें, यानी अपनी ही वैल्यू को एक डिक्रीज कर दो सी एरे पे जो उस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है। इसी तरह 7 पे आएंगे, तो 7 इंडेक्स पे आए, 11 वो कहता है 11 इंडेक्स पे जाके 7 स्टोर होगा, ये डिक्रीज होके 10 हो गया।
फिर 5 पे आए, 5th इंडेक्स पे आए, वहाँ पे जनाब 9 आया, जो है ना वो 9th इंडेक्स पे गए, वहाँ पे उस 5 को आपने स्टोर कर दिया और इस 9 को डिक्रीज करके 8 बना दिया। इसी तरह 4 पे आए, 4 पे आए, उसके 7 से इंडेक्स बना, 7 पे जो है ना उस 4 को स्टोर किया और इसको डिक्रीज करके 6 कर दिया। तो ये चलते 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 ये इस तरह से आप जाएं, ये मैं अभी आपको पिक्टोरियली दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये होगा, इस तरह ये रिड्यूस होके 1 हो गया। फाइनली इस तरह होते होते आप जाते जाते ये जो आपका फाइनल आउटपुट है, ये जो 7 है, ये यहाँ आएगा और ये 10th इंडेक्स पे जाएगा और 7। आपकी ये पूरी ट्रेवर्सल पूरी हो गई, बॉटम से लेके जनाब फर्स्ट तक इंडेक्स तक, या फर्स्ट से बॉटम तक भी जा सकते थे आप, कोई हरज नहीं है, क्योंकि स्कैन ही करना था ना उस एरे को, एरे ए को। फ्रीक्वेंसी काउंट तो आपने पिछले स्कैन में कर ली थी, तो चाहे इधर से चलें उधर से चलें, बात एक ही बनती है। और जब ये सारा स्कैन कर दिया तो आपने इवेंचुअली जनाब इस सिचुएशन में आए। अब जब आप आखिरी इंडेक्स को प्रोसेस करके डाटा डाल दिया, तो अब ज़रा इस आउटपुट एरे बी को देखें, ये आपका सॉर्टेड है, आपकी एरे सॉर्ट हो चुकी भी है और ये सॉर्टेड डाटा आपको मिल गया है, सारे 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4, फिर 5 और फिर 7, ठीक है, और आपका डाटा सॉर्ट हो गया है। लेकिन मुझे अभी ज़रा सा एल्गोरिथम मैं आपको अभी दिखाता हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ। लेकिन एल्गोरिथम देखने से पहले आप मुझे अब तक के नॉलेज जो अभी तक मैंने दिया आपको, इसका मुझे बताएं कि बज़ाहिर तो मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया यार, नो कंपैरिजन हैज़ बीन मेड। मैंने क्या किया है अब तक, जाना डाटा जो स्कैन किया है उसको लिया है, उससे मैक्सिमम निकाला है, मैक्सिमम की बुनियाद पे रैंक निकाला, रैंक की बुनियाद पे डायनेमिक एरे बनाई, डायनेमिक एरे में फिर मैंने हर रैंक की वैल्यू जो एक्चुअल एरे में थी उसकी फ्रीक्वेंसी को गिना, उसकी फ्रीक्वेंसी को उसमें स्टोर किया। स्टोर करने के बाद मैंने उस रैंक्स की एरे का क्यूमुलेटिव यानी काउंट यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। वो किस लिए निकाली? वो इसलिए निकाली कि मुझे हर लोकेशन पे ये पता चल जाए कि कितनी वैल्यूज इस वैल्यू से लेस या बराबर हैं इस एरे में, गिवन एरे में। और जब वो मैंने निकाल ली तो फिर मैंने उससे फ़ायदा उठाया, मैंने एक इस एरे पे एक साइड से स्कैन शुरू किया और उसकी जो वैल्यू थी वो उस टेम्पररी एरे सी का इंडेक्स बनी और उस इंडेक्स पे जो काउंट पड़ा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस इंडेक्स पे आंखें बंद करके जाके उसको लगा दिया। चस्पा करने के बाद मैंने जनाब उसकी एक फ्रीक्वेंसी काउंट को डिक्रीज कर दिया ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वही नंबर आए तो वो उससे पिछले इंडेक्स पे जाके बैठे। और ये सब काम करते करते मैं इस पोजीशन पे आया कि मैंने इवेंचुअली देखा कि ये जो आउटपुट एरे है वो उसमें सारा डाटा वहाँ से ट्रेवल होके आ चुका है एरे ए से और वो सॉर्टेड भी है, ठीक है। तो इवेंचुअली आपकी सॉर्टिंग हो गई। लेकिन इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में कोई आप मुझे नहीं कह सकते कि आपने कोई इफ़ लगाई हो, कोई कंपैरिजन किया हो दो नंबर्स का कि बताओ ये कि ये वैल्यू से छोटी है कि बड़ी है, और कंपैरिजन के बुनियाद पे आपने कुछ स्वैपिंग की हो। तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। यानी अब तक आपने जितने अगर सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़े थे या होंगे वो सब कंपैरिजन पे बेस्ड करते थे। ये आपको पहला एल्गोरिथम पढ़ाया जा रहा है सॉर्टिंग का जो कि कंपैरिजन पे सिरे से बिलीव ही नहीं करता, ठीक है ना जी। और ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको इसके एनालिसिस करना आ जाए और फिर आपको ये देखकर खुशी हो कि इसका रनिंग टाइम भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम से बहुत बेहतर है। तो अब इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है उसको जेन में रखते हुए फिर हमें ये इसकी रिस्ट्रिक्शंस को भी जेन में रख के हम फिर इस एल्गोरिथम को भी यूजेबल बना सकते हैं। अगर तो आपकी जो एप्लीकेशन है जिसको डाटा सॉर्ट करके आपने देना है, अगर वो इन रिस्ट्रिक्शन से एग्री होती है तो फिर आप उसको ये एल्गोरिथम लिख के दे सकते हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ, समझ आपको कुछ कुछ आ भी गई होगी जो इस एल्गोरिथम की लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ही इसकी बेसिकली रिस्ट्रिक्शन भी है। तो बाद उस पर बात करते हैं। तो अब आ जाए जी एल्गोरिथम पे। अब जब मैं एल्गोरिथम आपके सामने ये 11 लाइनों का कोड है ये आपके सामने रखूँगा तो अब आपको वर्किंग समझ आएगी कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि वो एक्चुअली वो काम हमने उस एग्जांपल में कहाँ किया था। अच्छा आप देखिए ये देखें, अगर मैं इसको ज़रा सा तोड़ूँ काउंटिंग सॉर्ट को, तो ये देखें पहली 2 लाइंस ये एक फॉर लूप है, फिर एक अगली फॉर लूप चल रही है जो आपकी जो चल रही है वो ये है, ठीक है, और फिर एक और फॉर लूप है जो आपकी ये चल रही है।
और फाइनली आपकी एक फॉर लूप जो 3 लाइनें हैं पे मुश्तमिल है वो ये चल रही है। ठीक है ना जी। अच्छा, हर फॉर लूप कितनी दफ़ा चल रही है उसके आगे उसका टाइम मिलेगा। ये के टाइम चल रही है, ये एन टाइम चल रही है, ये लूप भी के टाइम चल रही है और ये लूप एन टाइम्स चल रही है। अच्छा, अब ज़रा मुझे बताइए ये पहली लूप, ये लाइन नंबर 1 और 2, ये क्या कर रहा है? ये याद करें, ये वो कोड में जो आपने जो सी एरे बनाई थी रैंक्स की, उसको इनिशियली आपने ज़ीरो वैल्यूज़ असाइन की थी कि नहीं, इनिशियलाइज किया था ज़ीरो से कि नहीं, इस एरे को यहाँ पे किया था कि ये देखें, ये आपने एरे इनिशियलाइज की थी, तो ये वो काम कर रहा है। अच्छा, इसमें उसने ऊपरी प्रोसेसिंग का कोड नहीं लिखा, अगर वो भी आप लिखना चाहते हैं लिख लें कि जी मैक्सिमम वैल्यू निकालने का कोड जो ऑर्डर ऑफ एंड या थीटा ऑफ एंड टाइम हमने कहा था लेता है, तो वो भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे है। तो बहरहाल लेकिन ये कि वो चीज़ें अगर आप वो डाल भी दें इवेंचुअली तो रनिंग टाइम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि वो कोई ऐसा इशू नहीं होगा उससे। जब टाइम हम कंक्लूड करेंगे तो वहाँ पे ये सारी डिस्कशन हम करेंगे फिर। अच्छा, अब जब आप वापस आ जाएं उस स्लाइड पे जहाँ पर हमने कोड शुरू किया, तो ये तो पहली तो इनिशियलाइजेशन वाला कोड हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है आप देखें ये दूसरी जो 3-4 लाइन में क्या है, 1 से J1 से चल रहा है लेंथ ऑफ ए, यानी जो एरे ए का साइज ओरिजिनल है। ये क्या कर रहा है, ये ए जे जो वैल्यू थी वो सी का इंडेक्स बन रही है और उसमें इस वैल्यू +1 का हुआ है। ये क्या है, ये वो फ्रीक्वेंसी काउंट वाला काम हो रहा है यहाँ, जो हमने वो फ्रीक्वेंसी नहीं गिनी थी, यानी जो भी वैल्यू एरे जे में है जो उस इंडेक्स पे है, तो उसको क्या किया है, उस इंडेक्स पे जाके एरे सी में, यानी सी का वो इंडेक्स बन गया, उसमें जो भी पुरानी वैल्यू उसमें एक +1 कर दो और देखें उसी में जाके मैंने स्टोर किया, यानी इसकी अपनी जो भी वैल्यू है उसमें +1 करके उसको उसी में ही स्टोर कर दो। अगर आप गौर करें तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ये देखें ये और ये सेम है। क्या मतलब, ये जैसी है i = i+1, यानी आप बेसिकली जो इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको एरे सी में जो है ना उसका इंडेक्स बना के उसमें जो पुरानी वैल्यू बनती है उसके साथ +1 कर दें, तो ये बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी काउंट वाला पोर्शन है। लेकिन ये कितनी दफ़ा ये चलेगी ये लूप, ये n टाइम्स चलेगी, क्योंकि आपकी एरे का साइज़ क्या है, n है, तो ये इतनी दफ़ा चलेगी। अच्छा, अब ये आ जाए, ये वो कोड है जो मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद करें के लिए चलाया था, कि उसकी और पिछले इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ हैं वो जो है ना ज़रा जमा करके बताओ। ये कोड है इस स्लाइड पे जहाँ पे मैंने ये लाइन आपको समझाई थी। ठीक है, कि जिसमें मैंने कहा क्या था कि आप इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, 2 + 2 4 और फिर 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8। ये तो ये काम सारा ये आपको कर देगा ना, ये वाली लूप 2 से शुरू हो जाए और उसकी अपनी वैल्यू प्लस पिछली इंडेक्स की वैल्यू वो जमा कर लें, तो नेक्स्ट जो है ना इधर वैल्यू उसी जाके सी आई पे स्टोर कर दें, +2 + 2 = 4 उस सेकेंड इंडेक्स पे आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बेसिकली काम हुआ आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने निकाली है, समझ लें तमाम आइटम्स की, तो इवेंचुअली जो एंड आखिरी इंडेक्स पे होगी वो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, यानी तमाम एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो ये चूंकि आपने रैंक से की एरे में अपडेट किया तो के टाइम चलेगा ना, क्योंकि ये सी एरे में सारा काम आपने किया, सी एरे का साइज के है तो के टाइम्स ये चलेगी। अच्छा, अब आखिरी बात जो है, वो जो आखिरी फॉर लूप है, ये वो काम है जो अभी आखिर में मैंने आपको पढ़ाया है। यानी क्या, ये जो वैल्यूज़ मैंने कहा कि यहाँ से आके इसका इंडेक्स बन के इधर से जो है ना वैल्यूज़ ऊपर जाके स्टोर हो रही हैं और ये पूरी स्कैन आपको करना पड़ेगा। तो ये काम अगर आप देखें, मैंने लेंथ ऑफ ए यानी आखिरी इंडेक्स से शुरू हुआ था ना, इस इंडेक्स से शुरू होके इधर गया था, तो लेंथ ऑफ ए यानी ये लेंथ ऑफ ए जो भी है 10 एलिमेंट्स है, 11 है, तो वो 11 होगा उसमें डाउन टू वन के ये फर्स्ट इंडेक्स तक आके मैंने रोक दी थी स्टोरी। तो वो यही कह रहा है कि आप लेंथ ऑफ एरे से शुरू हुए थे,
डाउन टू 1 गए थे, और फिर आपने दो काम क्या किए थे, ये देखें, ए जे को स्टोर किया, ए जे वो एक्चुअल एरे है जो कि बनी थी इंडेक्स सी का, ठीक है, ये जो ये वो लाइन है, ये लाइन है जिसका कोड है ये जेनेरिक, ये हर जगह जो आपने ये लाइनें चलाई हैं ये उसका कोड है, ठीक है ना, हर जगह पे। तो बहरहाल ये अब ये क्या है कि ए जे इसका इंडेक्स बना सी का, फिर इसकी जो वैल्यू बनी सी ए जे के वो बी का इंडेक्स बन गई, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या किया, ये वो फाइनली बी एरे में वो आपकी सही जगह पे प्लेस हो गया वो एलिमेंट। लेकिन प्लेस करने के बाद आपने क्या किया था, वो फ्रीक्वेंसी को एक रिड्यूस भी तो करना होता है ना, कि इसको एक माइनस माइनस करके 0 बनाओ, याद करें, 5 को माइनस माइनस करके एक 4 बनाओ, तो उसका काम उसने फाइनल लाइन में ये किया। देखें, ए जे सी, ये पूरा सी ए जे, ये वो पूरा सी ए जे है, यानी ये आई इक्वल टू आई माइनस 1 के मुतरादिफ है, यानी इसमें जो वैल्यू है उसको एक रिड्यूस कर लो, -1 करके उसी में जाके स्टोर कर दो, तो फाइनली आपके पास वो फ्रीक्वेंसीज भी आस्ता आस्ता, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो नंबर दोबारा आता है तो वो सही जगह पे जाके प्लेस हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, इसका एनालिसिस करें, ये जो फॉर लूप है इसका जो है ना, ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, ये n टाइम्स, ये देखें, ठीक है, क्योंकि ये एरे का साइज़ क्या है आपका n, और फाइनली आपका डाटा जो है ना, वो जब आप 11 लाइन्स पर से गुजर जाएंगे तो बी एरे आपकी जो होगी वो क्या होगी, वो सॉर्टेड होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका एनालिसिस, टोटल रनिंग टाइम निकालने से पहले मुझे आप एक जिस एल्गोरिथम को एक दफ़ा फिर ज़रा गो थ्रू करें, नंबर 1 से 11 तक मुझे बताइए ये कि इसमें कहाँ इफ लगी है, कोई इफ नज़र आ रही है कोड में, कोई नंबर्स का कंपैरिजन हुआ है आपस में? अगर नंबर का कंपैरिजन नहीं हुआ तो इसका मतलब है दिस इज नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, नहीं हुआ ना, कोई इफ नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, इसका मतलब ये कि इसमें तो वो थ्योरम लागू नहीं होता जो मैंने लेक्चर स्लाइड्स के बिल्कुल शुरू में पहली स्लाइड में पढ़ा है। वो क्या थ्योरम था कि वर्स्ट केस में किसी भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम का रनिंग टाइम ओमेगा n log of n से कम नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। लेकिन ये इस पे तो वो थ्योरम का इतलाक ही नहीं होता क्योंकि ये कंपैरिजन बेस्ड है, तो फिर लिहाजा इसका मतलब है यहाँ पे n log n भी हो सकता है, n स्क्वायर भी हो सकता है, n भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब जरा मुझे बताइए ये कि इसका रनिंग टाइम एनालिसिस क्या आप करेंगे, आप मुझे बताएं, इसका f of n निकालें ज़रा। इसका f of n अगर मैं निकालूंगा तो ये बनेगा क्या, k टाइम ये चला पोर्शन, तो k प्लस ये n टाइम चला, तो n प्लस ये k टाइम चला ये वाला पोर्शन, प्लस k और प्लस ये वाला पोर्शन जो है ना ये n टाइम चला, और फाइनली बस आपकी बी एरे सॉर्ट हो गई, ठीक है। तो दिस विल बिकम 2n प्लस 2k, ठीक है, ये इसका f फंक्शन निकल आया मैथमेटिकल। अच्छा, ये मुझे बताइए ये कि ये बजाय तो लीनियर लग रहा है, लेकिन अब मुसीबत ये है कि कबाब में हड्डी ये k बना हुआ है, क्योंकि हमने सारा इन टर्म्स ऑफ n बताना होता है ना। अब यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, लेकिन k मुझे आप बताएं ये कि k क्या है एक्चुअली, k रैंक है ना, रैंक ऑफ एन एरे है, ठीक है। तो अब इस पे जरा मैं बात करता हूं, अगर मैं इसको यहाँ पे बैठ के कंक्लूड कर दूं तो इसका रनिंग टाइम बना f of n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n प्लस k। इतने अगर दो वेरिएबल भी मुझे इजाजत हो तो फिर तो इससे मैं ये टाइम निकालूंगा ना, क्यों, टू तो हट गया, कांस्टेंट हट गए, n प्लस k, दो वेरिएबल हैं तो n प्लस k, और थीटा मैंने क्यों लगाया है, तो बार अगर ये आप थोड़ा ज़हन पे जोर देंगे तो जवाब मिल जाएगा। वजह यह है कि इस कोड में कोई ऐसी लाइनें नहीं हैं जो किसी वजह से रनिंग टाइम में घट जाए, और रनिंग टाइम में याद करें घटती लाइनें तब है ना जब कोई इफ लगी होती है। याद करें इंसर्शन सॉर्ट के एनालिसिस में वो इनर वाइल लूप वो नहीं चलती थी, तो लिहाजा उसकी लाइनें घट जाती थी। यहाँ तो सिरे से इफ है नहीं, ये तो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है, यहाँ तो सीधी सीधी लाइनें गिननी है। तो खुदा करे आप कहें कि सर आप मुझे सॉर्टेड एरे दे दें असेंडिंग में और मुझे कहें असेंडिंग में सॉर्ट करो, तो ये सारी लाइनों पर से कोड गुजरेगा,
क्योंकि दिस इज ब्लाइंड। ये एल्गोरिदम भी बेचारा बेवकूफ़ है इन द सेंस ऑफ ये सॉरी बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट उसी तरह ही है बिल्कुल। ये इस बेचारे को ये समझ नहीं आती कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप मुझे सॉर्टिंग के लिए डाटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए दे रहे हैं और डाटा भी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। बट इंसर्शन सॉर्ट इज इंटेलिजेंट। उसने पकड़ लिया था, आपको याद है, उसने इनर वाइल लूप में पकड़ लिया था आपके कि भाई ये तुम मेरे साथ खेल रहे हो, कोई ब्लफ कर रहे हो, तो उधर उसने उसका रनिंग टाइम रिड्यूस किया था। यही तो उसकी कमाल थी, ब्यूटी थी, जिसकी वजह से उसका रनिंग टाइम जो है एनहेंस हो गया था, इंप्रूव हो गया था। बहरहाल वो डिबेट मैं अब दोबारा नहीं करना चाहता। वो अगर आपको बातें याद नहीं आ रही तो मेरे इंसर्शन सॉर्ट का लेक्चर जो है उसको निकालें, उसको सुने दोबारा से, तो वो बातें वहाँ पे मैंने की हुई है डिटेल में। अच्छा, अब इधर आ जाए। अब यहाँ पे क्या रनिंग टाइम इवेंचुअली निकलेगा? थीटा ऑफ एन प्लस के। थीटा इसलिए मैंने लगा दिया कि अब आपको समझ आ गई कि वर्स्ट केस में बिग O ऑफ एन प्लस के और बेस्ट केस में ओमेगा ऑफ एन प्लस के। अगर ये दोनों बातें ट्रू हैं तो फिर थीटा को भी ट्रू होना चाहिए ना, बिकॉज थीटा इज मोर स्ट्रॉन्गर नोटेशन, एसिम्प्टोटिक नोटेशन देन बिग O एंड ओमेगा नोटेशन। ठीक है, तो ये हम शुरू के लेक्चर्स में ये बातें सारी कर चुके हैं। ठीक है जी, लेकिन अब आए, अब आप इसमें फाइनली थोड़ी सी और बात एक करता हूँ और बस फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं यहाँ कि अगर आप देखें अब इसने इसका एनालिसिस क्या किया। देयर आर 4 नेस्टेड लूप्स, अननेस्टेड है यानी नेस्टेड तो वो नहीं है, तो अलग-अलग से अगर आप करेंगे तो k टाइम n टाइम्स k-1 टाइम्स n टाइम्स वगैरह वगैरह। ठीक है, k-1 टाइम हो जाए, k टाइम हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो इवेंचुअली रनिंग टाइम में वो थीटा n प्लस k ही बनेगा। लेकिन वो कहता ये है कि इसका रनिंग टाइम थीटा n हो सकता है अगर आपका k भी थीटा n हो जाए। अगर k थीटा n हो जाए तो फिर तो ये ऐसे बन जाएगा ना कि थीटा ऑफ n प्लस k इज इक्वल टू थीटा ऑफ n प्लस n, अगर k भी आपका थीटा n है ना, और फिर ये थीटा ऑफ 2n बन जाएगा एंड थीटा ऑफ 2n इज थीटा n। 2 तो कांस्टेंट है, वो जो मुझे मैटर नहीं करता। तो उस सूरत में तो फिर ये एल्गोरिथम बड़ा कमाल का हो गया, क्योंकि फिर इसका कमाल ये है कि फिर इसकी ग्रोथ क्या हो गई, लीनियर इन नेचर हो गई कि नहीं, एंड इट इज फार फार बेटर देन ऑल द सॉर्टिंग एल्गोरिथम यू हैव स्टडीड टिल नाउ। सबसे बेहतर हो गया ये। लेकिन अब जरा सा थोड़ी आखिरी बात सुनते जाएं। मुझे आप ये जरा बताएं कि ये के क्या चीज़ थी इस एल्गोरिथम में? के क्या था? के रैंक था ना। मतलब मेरी मिसाल में अभी जो अगर मैं आपको दूं पिछली मिसाल में, तो उसमें आपकी n की वैल्यू क्या थी? 11 थी, यानी ये देखें ना 11 एलिमेंट्स थे आपके पास, और k की वैल्यू क्या थी? 7 थी, यानी जो मैक्सिमम जिसकी लिए एरे आपने बनाई थी। तो ज़रा इस पे आ जाए, k 7 था, ठीक है, और n 11 था। तो अब मुझे बताएं 7 और 11 ऑलमोस्ट ये इक्वल है। मतलब ये ऐसा ही है कि कोई कहे कि तुम्हें मैंने 100 नंबर सॉर्ट करने के लिए दिए, n 100 है, और उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना वो 99 है या 100 है या 98 है। तो आप कहेंगे कि इस सूरत में k और n तो बराबर हैं, इस सूरत में k और n तो बराबर हैं, तो फिर आपकी ये वाली बात ट्रू हो जाएगी और आप स्ट्रेट कह देंगे कि रनिंग टाइम थीटा n है। ठीक है, लेकिन अब ज़रा मेरी एक चीज़ को, एक केस को ज़रा गौर से देखें। यही अब जो मैं बात करने लगा हूँ ये इसका फ्लॉ है, या ये वो रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्टिव सर्कमस्टांसेस हैं जो इसकी बुनियाद पे ये एल्गोरिथम कभी प्रैक्टिकल समटाइम नहीं बनता। मिसाल के तौर पे आपको मुझे ये 1 2 3 4 5 नंबर सॉर्ट करके देने हैं, और अब मुझे आप बताइए ये कि इसमें ये जो है ना आपकी इसकी वैल्यू जो है ना 100 है, इसमें 81 है, इसमें 303 है, इसमें 211 है, और इसमें 181 है। इसको मैं आपको कहता हूँ मुझे सॉर्ट करके दो, 5 की है। तो अब आप जरा गौर करें, अब तो मसला ख़राब हो गया। अब तो मसला ख़राब इस तरह हो गया कि एक सेकंड, इसको मैं जरा फिर ड्रॉ कर देता हूँ। यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, लेट्स से ये 100 है, ये 81 है, ये 303 है, ये 212 है,
और ये 181 है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसमें n क्या है? n 5 है, नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी सॉर्टेड इनपुट। लेकिन k यहाँ पे अब मुसीबत कर रहा है। k की वैल्यू यहाँ क्या है? k की वैल्यू यहाँ पे क्या है? यदि आप देखें इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 303 k। और अगर इसको मैं n से साथ कंपैरिजन करूं तो n का क्या पावर लूं कि ये बराबर हो जाएगा 303 के? यानी देखें 5 का आप स्क्वायर लेंगे तो ये 25 बनेगा, 5 क्यूब लेंगे तो वह 125 बनेगा। ये को मतलब ये कि n की पावर कोई मतलब ये कि शायद आपको n पावर 4 या 5 ले के बराबर, ऑलमोस्ट इसके बराबर होगा ये 303। यानी k की वैल्यू रफली अब इसमें क्या है? ऑलमोस्ट n पावर 4 के बराबर है, क्योंकि n 5 है ना आपका इसमें। अगर n 5 है तो k आपका ऑलमोस्ट n 4 के बराबर है। अब जब आप इसको इस जेनेरिक इक्वेशन में पुट करेंगे, रनिंग टाइम की जो निकला है, जो कि हमारा जेनेरिक तो यही निकलता है ना, क्योंकि हमने निकाला है 2k + 2n इस एल्गोरिथम को देख के, और फिर उससे हमने फाइनली कहा कि थीटा n + k। अब जब इसमें ये आप पुट करेंगे तो थीटा n और k की वैल्यू क्या? n पावर 4। अब बताएं, अब तो बेड़ा गर्क है। अभी तो जनाब ये थीटा ऑफ n पावर 4 निकला कि नहीं? क्योंकि इसमें डोमिनेटिंग टर्म अब ये है। तो अब तो ये थीटा n 4 ज्यादा बदतरीन सूरत इख्तियार कर गया बनिस्बत तमाम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के जो अब तक आपने पढ़े हैं। यानी अब तक जितने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हमने पढ़े हैं उसमें कोई भी ऐसा नहीं था जो जिसकी जो है ना क्यूबिक ग्रोथ गई हो। सब जो है वो क्वाड्रेटिक ग्रोथ के अंदर ही थे, मैथमेटिकली स्पीकिंग। तो जब वो उसके अंदर थे तो ये एल्गोरिथम तो कोई फिर यूज करेगा इस सूरत में। ये डाटा सेट आपके सामने जो मैंने रखा है, k की ये वैल्यू और n की ये वैल्यू, तो कोई यूज करेगा नहीं। अब ये ही वो इसकी रिस्ट्रिक्टिव सर्कमस्टांसेस वाली बात है जो पहले लेक्चर के शुरू में वो लाइन मैंने आपको पढ़ाई, तो मैंने आपको कहा कि सब्र करें, ये बात आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगी, अभी नहीं आएगी। कि यहाँ पे k की वैल्यू बहुत डिपेंड करती है। यानी कि मैं अगर इसको कंक्लूड करने की तरफ आप जाऊं तो k अगर मेरा कहना चाहिए लेस देन और इक्वल टू n अगर है, यानी n से बढ़ता नहीं है अगर, तो कुछ ऐसा डाटा सेट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मैक्सिमम वैल्यू जो उसके अंदर है वो जो है ना वो बहुत बड़ी नहीं है मुकाबले n के मुकाबले में, तो फिर तो ये वाला एल्गोरिदम आपको हर वक्त यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ये फिर एल्गोरिदम बाकिया सबसे इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी ग्रोथ रेट है, वो सबसे बेहतर हो जाएगी। क्योंकि k लेस देन और इक्वल टू n का मतलब ये है ना कि फिर थीटा n + k में डोमिनेट n ही करेगा, आपका n करेगा, क्योंकि k उससे लेस है तो k तो खाए जाएंगे आप, तो n फिर डोमिनेट, तो उससे रनिंग टाइम थीटा n ही निकलेगा। यानी अगर k थीटा n हो या k लेस देन इक्वल टू n भी हो, लेस भी हो जाए तो भी मुझे फायदा होगा। उन सब सूरतों में थीटा n रनिंग टाइम ही निकलेगा, और उस सूरत में आपका जो है ये जो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम फिर द मोस्ट एफिशिएंट बन जाएगा। लेकिन जो दूसरी सूरत, ये जो मैंने ऊपर वाली मिसाल आपको दिखाई है जो ऊपर एरे में, तो इस सूरत में फिर आपको मजबूरी बन जाएगी कि आपको जो अब तक के पुराने पिछले सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं उनका सहारा लेके चल के उनको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये सारी डिबेट अब समझ आ गई होगी। कंक्लूजन इससे ये ड्रॉ हुआ कि नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो हमने ये देखा कि उनका रनिंग टाइम वर्स्ट केस में ओमेगा n log of n से कम होता है, एक बात जो यहाँ देख लिया, लेकिन अंडर रिस्ट्रिक्टिव सर्कमस्टांसेस होता है। ये नहीं है कि किसी किस्म का डाटा सेट आप दे दें तो ये सबके लिए ऐसा ही होगा ना, ऐसे नहीं है। आपको उसके डाटा सेट को कि जो वैल्यूज हैं उन पे नज़र दौड़ाना होगा, और टोटल कितनी वैल्यू सॉर्ट करने का कहा गया है उस पे नज़र दौड़ाना होगा, उनका आपस में कोरिलेशन निकालना होगा, रब्त। वो रब्त क्या निकलेगा कि अगर k लेस देन और इक्वल टू n रहेगा तो फिर तो दिस विल बी द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर सॉर्टिंग एनी काइंड ऑफ डेटा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यू हैव टू गो बैक टू योर ट्रेडिशनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है ना जी, क्योंकि अगर ऐसा होता ना कि ये हर हाल में एफिशिएंट होता
तो फिर आज तक आपकी जो C++ की या प्रोग्रामिंग की जो लाइब्रेरीज होती हैं वो उसके बैक एंड में फिर ये चल रहा होता, जो बिल्ट इन लाइब्रेरी सॉर्टिंग के लिए आप यूज करते हैं, क्योंकि ये इतना एफिशिएंट एल्गोरिथम है। तो व्हाई दे आर यूजिंग गोइंग फॉरवर्ड, वो मैंने आपको क्विक शॉर्ट में बताया था कि मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एट द बैक एंड यूज क्विक सॉर्ट। ठीक है ना जी, क्योंकि इट इज रियली क्विक। प्रैक्टिकली हमने जो इसका एनालिसिस किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके, तो और उसके शुरू में मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज प्रेफर टू यूज दिस, क्योंकि जो लाइब्रेरीज होती हैं अगर वो सुस्त पड़ जाए तो आपका सारा एप्लीकेशन बैठ जाएगी, आपकी जो सॉफ्टवेयर आप लिखने जा रहे हैं। तो लाइब्रेरीज बनाने वाले ये रिस्क कभी नहीं ले सकते कि वो आपको ऐसा ना बेकार किस्म का कोड लिख के दें, वो तगड़ा कोड लिख के देंगे, हर लिहाज से सोच के एफिशिएंट कोड लिखेंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि द मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू यूज दिस बिल्ट इन लाइब्रेरीज, और फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि बार बार मतलब वो जो फलसफा है कि डोंट री इन्वेंट द व्हील, तो आप जनाब मुझे अगर कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो मैं उसमें सॉर्टिंग एल्गोरिथम बार बार खुद लिखूंगा, ये तो बड़ी ज्यादती होगी कि मैं उस पर टाइम बार बार वेस्ट करूं। ठीक है ना जी, इसलिए ये चीज़ों का ध्यान आपने जो है ना सारी जेहन में बातें, ये जो डिस्कशन है इसको जेहन में रखना होगा। और उसके बाद जो हम फाइनली कंक्लूड हमने किया कि ये जो है एल्गोरिथम है एफिशिएंट बट अंडर रिस्ट्रिक्टिव सर्कमस्टांसेस। तो बहरहाल दैट्स इट। जो है इस लेक्चर, मेरा ख्याल है ये इतना ट्रिकी लेक्चर नहीं था, इसका एनालिसिस बड़ा सिंपल था। सिर्फ इसमें बस जो वो रिस्ट्रिक्शन है और थोड़ा सा आपको एक आज नई डायमेंशन समझानी थी कि नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स भी एग्जिस्ट करते हैं या बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि शुरू में बिल्कुल बंदे को एक झटका लगता है कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि आपने डाटा आपस में कंपेयर ही नहीं किया और डाटा सॉर्ट हो गया। लेकिन जब आपने देख लिया अपनी आंखों से, तो अब आप इस पे तो एग्री कर गए कि यस हो सकता है, लेकिन उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी हमारे ज़हन में होनी चाहिए। बाल इस के तवसुत से अगर इस लेक्चर में कोई क्वेश्चंस आपके होंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं फ़िज़िकल जो आपके साथ क्लास लूँगा, जो क्लास टाइम टेबल जो है उसके दो उस वक़्त, तो इंशाल्लाह उसमें फिर आपके मैं इससे मुतल्लिक़ा सवालात के जवाबात दूँगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।